हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे थर्सडे न्यूज़पेपर 28 अक्टूबर 2021 के न्यूज़पेपर के बारे में। क्या है आज का हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल न्यूज़पेपर में, हम देख लेते हैं एक एक करके। इस आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था। यदि आप लोगों को याद आ रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पाइनिंग को लेकर के, एक इस पेगासस स्पाईवेयर की को लेकर के, और भारत में इस स्पाईवेयर के द्वारा जासूसी कराने को लेकर के काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन उठे थे। और ये कहा गया था कि भाई सरकार ने हमारे खिलाफ क्या की कराई है, हमारी जासूसी कराई गई है। और इसको लेकर के सरकार के अगेंस्ट में पेटिशन को फाइल भी किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसके बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल इसको लेकर के अब जो प्ली है उसको उसको उसके ऊपर हियरिंग कराई गई। और उसमें ये कहा गया कि भाई कि हम इसके लिए एक ऑब्जर्वर कमेटी को बना रहे हैं, और ये कुछ थ्री जजेस ऑफ बेंच होगी, जिसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्योंकि सरकार से पूछा गया था, तो सरकार के द्वारा इसमें किसी भी तरीके का कोई उनकी तरफ से जिसको बोलते हैं ना हलफनामा नहीं मिलने की वजह से, या कोई आंसर नहीं मिलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक्शन कल फाइनली ले लिया है ना। तो अब इसमें यहाँ पे कमेटी के बारे में कहा गया है, कमेटी के बारे में हम देख लेंगे। अब साइड में हम एक और आर्टिकल को यहाँ पे देख लेते हैं। डोंट यूज न्यू लॉ, यहाँ पे कहा गया है टू जस्टिफाई LAC मूव इंडिया टेल चाइना, है ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि चाइना के द्वारा LAC को लेकर के कुछ अपने नए लॉज बनाए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे चाइना कह रहा है। क्या कहता है नया लॉ? इनके लैंड बाउंड्री लॉ कहा जाता है चाइना के द्वारा, जिसको इन्होंने बनाया है ना। और जिस तरीके के हालात अभी इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे हैं, इंडिया वर्सेस चाइना जिसकी हम बात कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, खास करके LAC वाले पार्ट के अंदर हम बात करें, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे बहुत सारा बाउंड्री डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 1-1.5 साल से ये मुद्दा जो है चल रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी सारे इलीगल तरीके से या लीगल मान लीजिए कि वहाँ पे बाउंड्री के पास में चाइना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसी तरीके से उन्हीं के बिहाफ में यदि हम बात करें, इंडिया भी बाउंड्री के आसपास के एरियाज को मजबूत करने में, या वहाँ के एरियाज को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगा हुआ है। नए नए डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना। तो यहीं पर चाइना ने अपने कुछ बाउंड्रीज जो लॉ हैं जिसको बनाया है, और जो इम्प्लीमेंट होंगे कब से, ये चाइना ने कहा है कि भाई ये जो नए नियम कानून हैं ये 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, यहाँ पे चाइना के द्वारा ये कहा गया है। क्लियर? इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दो छोटे आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला वाला हम देख लेते हैं कि भैया इंडिया ने वैक्सीन को लेकर के लोन की मांग की है। लोन के लिए इन्होंने बोला है दो बैंक्स को, दो इंस्टीट्यूशन को, जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, है ना। एक तो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, और दूसरे बैंक का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। इन दोनों बैंकों से या दोनों इंस्टीट्यूशन से लोन की रिक्वायरमेंट की गई है। द ADB इज द एक्सपेक्टेड टू लैंड, जिसके बारे में कहा गया है कि लगभग कुछ 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास में यहाँ पे लोन की मांग की गई है। और AIIB से अराउंड लगभग 500 मिलियन डॉलर का लोन यहाँ पे लिया जाएगा, ताकि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकें और रिज्यूम कर सकें, वैक्सीन को बड़े लेवल पे हम इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर सकें। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसको कहा भी गया है, देखिए भाई, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी को लेकर के ये इनिशिएटिव लेकर के आया है, जिसमें
इन्होंने मांग की है लोन को लेकर के। तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट आपके सामने निकल करके आए हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये होते क्या है ना। अगला वहीं पे दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है कि इंडिया रिस्पेक्ट करता है भाई, किस चीज को लेकर के रिस्पेक्ट करता है, तो अनक्लॉज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये कहा गया है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं भाई अनक्लॉज के राइट्स के बारे में, है ना। जिस तरीके के हालात आपको अभी बाउंड्रीज डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला रीजन है वहां पे उन चीजों को लेकर के, या इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइंस जो हैं IMBL के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जिस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं कि भाई कि हम अनक्लॉज के नियम को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं या हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं जिस तरीके के वहां पे नियम कानून बनाए गए हैं। क्लियर। तो ये क्या होता है, अनक्लॉज क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैं आपको काफी बार इसके बारे में बता चुका हूं जब इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन को लेकर के यहाँ पे बातें चल रही थी। उसके बाद में यहाँ पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, पेज नंबर 12 पे आइए और देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। वैसे तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि भाई कि अभी हाल ही में हमने 100 करोड़ का जो डेटा है वो हमने कंप्लीट किया है। 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन डोजेस हैं इसके बारे में हमने काम कर लिया है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जिन्होंने सिंगल डोज लगवाने के बाद में, यानी दूसरे डोज को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं गैप बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, है ना, ये दोनों एक ही चीज होती है, नहीं तो आप सोचें कि भाई अलग अलग। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया, है ना, इन्होंने कहा है कि भाई कि नॉक एवरी डोर, मतलब घर घर जाकर के कैंपेन को ये फैलाना है कि भाई आपको जल्द से जल्द जल्दी से जल्दी दूसरे डोज को भी लगवाना है, तभी आपका वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो पाएगा। यानी सेकेंड डोज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट डोज था। तो इसको लेकर के कहा गया है कि हर घर जाकर के दस्तक दो, नॉक एवरी डोर कैंपेन को लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर। इसके अलावा कुछ खास नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। वहीं पर इंटरनेशनल वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि स्वीडन टू सेट लॉन्च द टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, तो स्वीडन के जो एम्बेसडर हैं इन इंडिया, इन्होंने कहा है, क्या नाम है इनका, क्लास मॉलिन ने ये कहा है कि भाई कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके उसके हिसाब से यदि बात की जाए तो किसी भी तरीके की बाउंड्रीज या बैरियर स्वीडन के अंदर किसी इंडियन सिटीजन्स को लेकर के नहीं है भाई। वो डायरेक्टली जा सकता है बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल के, यानी मतलब वो अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो वहां पे जा सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यूके के अंदर अभी किस तरीके के हाल थे कि यूके की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि भाई कि यदि कोई भी पर्सन या इंडिया से आया है और इंडिया के अंदर उसने वैक्सीन ली हुई है, खास करके कौन सी वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, तो कोविशील्ड को लेकर के यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई जिस पर्सन ने कोविशील्ड लेकर के यूके के अंदर आया है तो यूके के अंदर उसको आकर के पहले तो नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा, है ना, और इसके अलावा उन्हें 10 डेज के लिए यूके के अंदर क्वारंटाइन रहना होगा। ये यूके के ऑर्डर थे। लेकिन फिर हमने उसके रिटेलिएट तरीके से हमने फिर एक ऑर्डर पास किया कि जिस तरीके से यूके ने यूके के अंदर इंडियन सिटीजन्स के लिए जिस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, हमने भी टिट फॉर टेट की तरह ये कॉन्सेप्ट हमने भी इंडिया के अंदर अपनाया है कि भाई कि जो व्यक्ति ब्रिटेन से या यूके से भारत की टेरिटरी के अंदर आएगा तो उसे लगभग 72 घंटे की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जो है या कोरोना रिपोर्ट के बारे में उसे जानकारी देनी होगी, साथ में उसे 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहने की जरूरत होगी, ये कहा गया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्वीडन। स्वीडन के जो एम्बेसडर हैं इन्होंने कहा है कि भाई कि इस तरीके के प्रोटोकॉल को मानने की बिल्कुल भी जरूरत स्वीडन के अंदर नहीं है। इस चीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है। चलिए, अब स्वीडन का नाम आया है तो जल्दी से आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है, आंसर करना है कि स्वीडन एवरी ईयर
कौन सा प्राइज देता है भाई, बहुत ही चर्चा में रहता है ये। एवरी ईयर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एवरी ईयर ये एक प्राइज देता है, उस प्राइज के बारे में आपको जानकारी देनी है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, सेकंड क्वेश्चन भी आपको आंसर करना है कि स्वीडन का वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताता है कि कौन सी कंट्री कितने हथियार बना रही है, वेपन्स या आर्म्स रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट देता है। चलिए, तो आपको ये दो जानकारी आज के कमेंट बॉक्स के अंदर करनी है। क्लियर? आप लोगों का बिल्कुल सही तरीके से रिप्लाई मुझे मिल रहा है भाई, और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग इस तरीके का कंट्रीब्यूशन अपने इस एनालिसिस वाले सीरीज के अंदर करते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप जिस तरीके से आंसर्स कर रहे हैं और बिल्कुल सही सही करेक्ट आंसर कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि आप लोगों की पढ़ाई सही डायरेक्शन की तरफ चल रही है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला पेज? अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में। आज आप बोलेंगे कि सर अभी तक तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन आप लेके नहीं आते थे, आज ऐसा क्या खास हमें देखने को मिल रहा है स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्राइस के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसका अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी। यदि आप लोगों को याद हो, राजीव गांधी जो राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है, तो ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यानचंद प्राइज या ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो इसके बारे में ये एक नया अनाउंसमेंट है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में, कि जो अभी ओलंपिक हमारे विनर रहे हैं, मेडलिस्ट रहे हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। लगभग कुछ 11 लोगों का नाम है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के उसमें, और लगभग कुछ 35 के आसपास में जो एथलीट हैं जिनका नाम अर्जुन अवार्ड के उसमें लिया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिस्ट जारी की गई है, तो ये आप लोगों को प्रिपेयर करना है। इसमें आपको एक नाम दिख रहा होगा, जेवलिन थ्रोअर, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, जो सिंगल इवेंट के अंदर ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने अभिनव बिंद्रा के बाद में सिंगल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल भारत को जिता के दिया, है ना, जेवलिन थ्रो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लवलिना बोर्गोहेन, इन्होंने भी भारत को मेडल जिता करके दिया है, सिल्वर मेडल इन बॉक्सिंग। तो ये चीजें आप लोगों को इसमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ये सारे नाम लिए गए हैं ध्यानचंद खेल रत्न के तहत। तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्या है, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। आज के एडिटोरियल पेज में मुझे कुछ खास नहीं दिखा है। यहाँ पे देखिए फिर वही बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है स्पाईवेयर को लेकर के या पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के, तो यहाँ इसकी चर्चाएं की गई हैं। तो ये शुरुआत में हम देख चुके हैं, है ना। इसके अलावा हमारे लिए आर्टिकल में, एडिटोरियल पेज में आज कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारी स्लाइड की तरफ। क्या कहती है आज की हमारी इंपॉर्टेंट पीपीटीज, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। इसको मैं अरेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनली कल एक्शन ले ही लिया है। क्या है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। कल हमने चर्चा की ही थी कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट की आज हियरिंग होने वाली है इस चीज को लेकर के। लोगों के द्वारा काफी सारी पेटिशन फाइल की गई थी सरकार के अगेंस्ट में, और ये कहा गया कि भाई सरकार के द्वारा हमारी जासूसी कराई गई है या स्पाइनिंग कराई गई है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल एक डिसीजन लिया कि भाई कि 3 जो जजेस की एक बेंच होगी, 3 जज बेंच, जिसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या सही मायने में ऐसी जासूसी हमें देखने को मिली है। लगभग कुछ 350 लोगों की जासूसी का यहाँ पे मामला है। अब ये क्या है पेगासस स्पाईवेयर, मैं आपको कल बहुत डिटेल में ये सारी जानकारी दे चुका हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन आज भी फिर हम इसको कवर कर लेंगे। अब 3 जजेस जो बेंच है, इसमें कौन होगा? एक रिटायर्ड चीफ जज होंगे, है ना, जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके बारे में एन.वी. रमन्ना जी ने यहाँ पे इनके बारे में बताया है कौन कौन सी बेंचेस होगी यहाँ पे। तो जस्टिस जो रविंद्रन है, ये इस कमेटी के अंदर होंगे। इसके अलावा बात करें आलोक जोशी, है ना,
फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर ये होंगे इसके अंदर। और इसके अलावा जो तीसरे व्यक्ति होंगे उनका भी यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है ना। और यहाँ पे 3 मेंबर कमिटीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। संदीप जो ओबेरॉय हैं, ये टोटल मिल करके 3 लोग, ये ऑब्जर्वर, एक पूरी टीम होगी, कमेटी होगी, जिनकी देख रेख में ये सारा काम किया जाएगा। क्लियर? तो ये आपको नाम याद रखना है किसकी लीडरशिप में होगी। तो जस्टिस रविंद्रन जी की कमेटी लीडरशिप में इस पूरी कमेटी को बनाया गया है ना, जो इन्वेस्टिगेट करेगी सरकार के द्वारा इस कराए गए स्पाइनिंग को लेकर के, है ना। चलिए बात कर लेते हैं स्पाईवेयर के बारे में। पेगासस स्पाईवेयर के मामले में क्या होता है स्पाईवेयर या स्पाइनिंग कराने को लेकर के। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि 2010 में ये चर्चा में आया। किस किस स्पाईवेयर की हम बात कर रहे हैं, किस मालवेयर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पेगासस की हम बात कर रहे हैं, है ना। इजराइल की एक कंपनी है, एक ग्रुप है, जिसका नाम है इजराइल का एनएसओ, एक ग्रुप है जिसके द्वारा इस स्पाईवेयर को या इस मालवेयर फंक्शन को बनवाया गया, सॉफ्टवेयर को बनवाया गया। ये एक अच्छे काम के लिए इसको बनवाया गया था। मैंने कल आपको ये चीज़ भी बताई थी कि भाई कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने या उनकी जानकारी लगाने या उनके बारे में पता करने के लिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो एक दूर दराज बैठा देश में एक हैकर जो है इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए आपकी जानकारी कैसे ट्रैक कर सकता है, फैच कर सकता है, इसके बारे में ये बताया गया है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि इन सॉफ्टवेयर को आपके मोबाइल में एक्टिवेट होने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि किसी ने मैसेज के थ्रू या आपको आपके नंबर पे एक मिस कॉल दिया या आपके नंबर पे किसी ने फ़ोन किया, देन आपने उसको पिक किया, तब जाकर के वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में एक्टिव होता था। या फिर आपने आपके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज को ड्रॉप करा करके ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के अंदर एंटर कराया जाता था। जब तक आप उस लिंक को ओपन करेंगे, उस लिंक को ओपन करने के बाद में वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में एक्टिवेट हो जाता है और आपके मोबाइल की सारी फंक्शनिंग उस दूर बैठे ए नाम के हैकर के पास में सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। यानी आपका जितना भी मोबाइल का ऑपरेशन है वो उस हैकर के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हुआ, है ना। मैं बात कर रहा हूँ 2010 के बाद की स्पाईवेयरों की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब पहले जैसा फंक्शन नहीं रहा। अब क्या हो सकता है, अब और ज़्यादा इजी, यानी 0 क्लिक पर अब आपका मोबाइल हैकर के कंट्रोल में आ जाता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि मोबाइल आपके नंबर पे फ़ोन लगाया जा रहा है, जब तक आप पिक नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आपका नंबर होना चाहिए हैकर के पास में, और उस नंबर पे आपको एक मिस कॉल दिया जाता है। देन मिस कॉल जैसे ही आपके मोबाइल में पहुंचा, आपके मोबाइल का सारी फंक्शनिंग या वो जो स्पाईवेयर है या पेगासस स्पाईवेयर जो है वो एक्टिव हो जाता है और आपके मोबाइल की सारी जितनी भी जानकारी है वो फैच हो जाती है उस हैकर के साथ में। इससे क्या, इससे आपका एसएमएस बॉक्स वो ओपन करके देख सकता है, आपकी सारी चैटिंग वो पढ़ सकता है। इसके अलावा जो भी मैसेजिंग एप्स हैं उसको वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। इसके बाद में आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो देख सकता है। इसके अलावा आपकी लोकेशन के बारे में, इवन मान लीजिए कि मैंने कल आपको बताया था कि आप बहुत ज़रूरी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस मीटिंग के अंदर आप बैठे हुए हैं और उसके बाद में आपके मोबाइल का जो हैकर है वो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता है या कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकता है। तो ये सारी पूरी फंक्शनिंग है वो दूर दराज बैठे इस हैकर के पास में पहुंच जाती है। इसी को ही हम स्पाईवेयर कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। एक हॉर्स है जिसके बड़े बड़े विंग्स हैं, है ना। स्पाइनिंग कराना स्पाईवेयर के थ्रू, इसको हम कहते हैं पेगासस स्पाईवेयर, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इज इट द टाइप ऑफ द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैंने कल भी आपको बताया था, मालवेयर क्लासिफाइड एज अ स्पाईवेयर। इसको 2010 में एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया, इजरायली फर्म के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था, है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी
कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कोई भी प्राइवेट फर्म नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखेंगे आप। ये उन लोगों के लिए हैं या उन देशों के लिए हैं जिनकी गवर्नमेंट के साथ में ये कंपनी क्या करती है, टाई अप करती है। यानी गवर्नमेंट की बिना परमिशन के इस तरीके की जासूसी नहीं हो सकती है। और एक पर्सन की जासूसी कराने का लगभग जो खर्चा है वो मैंने आपको कल भी बताया था, 5 से 10 करोड़ के आसपास एक व्यक्ति की जासूसी कराने में इतना खर्चा इस स्पाईवेयर के तहत होता है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। तो ये क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसको लेकर के ये बताया गया कि लगभग दुनिया के कुछ 50,000 लोगों की जानकारी या हैक की गई है, उनके मोबाइल को हैक किया गया है, जिसमें से लगभग कुछ 300 साढ़े 300 के आसपास में इंडियंस थे, जिनमें से कुछ पॉलिटिशियन थे, है ना, अपोजिट पार्टी के मेंबर थे, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, इनकी जासूसी कराई गई, जिन्होंने सरकार के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी प्ली दायर की और कहा कि भाई सरकार ने गलत तरीके से हमारे राइट टू प्राइवेसी को लेकर के काम किया है, क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट के अंदर आती है। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है ना, ये आपको बताना है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का 2017 का वो कौन सा जजमेंट था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को लेकर के कहा गया था, है ना। तो आर्टिकल बताना है एवं आपको बताना है कि कौन सा वो जजमेंट था जिसके बारे में राइट टू प्राइवेसी आपका एक फंडामेंटल राइट बनता है ना। तो ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करनी है। आगे बात करते हैं जो बाउंड्री लॉज हैं जो चाइना के द्वारा बनाए गए हैं, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या है, तो चाइना का लेजिस्लेचर जो है इसने अभी न्यू बॉर्डर लॉ बनाए हैं, ठीक है, वहाँ की मिलिट्री को लेकर के, सेफ गार्ड टेरिटरी ऑन द कॉम्बैट एनी एक्ट्स अंडर माइन चाइनास टेरिटरी क्लेम्स, ठीक है, इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और मैंने आपको बताया था खास करके एलएसी वाला जो मामला है वहां पे इस तरीके के लॉस को बनाया गया है चाइना के द्वारा। चाइना इसे कब इंप्लीमेंट करेगा, इफेक्ट में कब लेकर के आएगा, इन्फोर्स ऑन दी 1 जनवरी 2022 के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक और जानकारी दी गई है, चाइना पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है अलग अलग देशों के साथ में, है ना। एक चीज मैंने आपको क्या बताया कि चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है अलग अलग देशों के साथ में, लगभग 14 कंट्रीज के साथ में हमारी बाउंड्री चाइना की बाउंड्री शेयर्स होती है। आपको अब ये बताना है कमेंट बॉक्स के आंसर कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयरिंग किस कंट्री के साथ में होती है, किन दो कंट्रीज के साथ में होती है, आप लोगों को ये बताना है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयरिंग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट नंबर ऑफ द कंट्री जिसकी बाउंड्री चाइना के साथ में शेयर होती है, उनमें कितने देश आते हैं, तो 14 नेशंस आते हैं जिनकी बाउंड्री का लगभग 22,100 किलोमीटर के आसपास में बाउंड्री बॉर्डर लगती है। इसमें यदि हम बात करें इंडिया के साथ में, तो इंडिया की बाउंड्री जो शेयर होती है चाइना के साथ में, ये कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं हमारे एनालिसिस में, लगभग 3,488 किलोमीटर के साथ में ये बाउंड्री शेयर होती है। आपको बताना है भाई भारत की बाउंड्री सबसे ज्यादा किस देश के साथ में शेयर होती है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे इस चीज के बारे में मेंशन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर के चाइना ने इस तरीके के लॉज को बनाया है। चाइना ने ये कहा है कि भाई कि हम हमारी बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए या बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कितना भी कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे कर सकते हैं, ये चीज के बारे में चाइना ने अपने लॉज के अंदर लिखा है। क्लियर, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी किस तरीके का कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ की कंट्रीज से की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी सारी जानकारी यहाँ मेंशन की गई है लॉस के अंदर। चल आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
इंडिया ने अभी रिसेंटली डिमांड की है लोन को लेकर के रिक्वायरमेंट रही है वैक्सीन को लेकर के, खास करके कि वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा लोन की ज़रूरत है, और वो लोन दो इंस्टीट्यूशन से इन्होंने डिमांड की है। पहला तो कौन है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और इससे कितना डिमांड की गई है? तो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास में एडीबी से, और एआईआईबी के द्वारा 500 मिलियन डॉलर के अप्रॉक्स में वैक्सीन परचेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसको लेकर के ये डिमांड की गई है। इसके अलावा और क्या बात की गई है? लगभग कुछ 667 मिलियन डोजेज जो हैं, जो कि क्वालिफाइड के लिए वेट कर रही हैं, किसके? डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि कोविशील्ड वैक्सीन को तो अप्रूवल मिल चुका है ना, रिज्यूम किया जा चुका है, लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये इस चीज के लिए वेटिंग में लगी हुई है। यहाँ पे एपी वैक्स का मतलब क्या है, तो वो भी आप सुन लीजिए। क्या यहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट को लेकर के कहा गया है कि एडीबीज एशिया स्पेसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने दो एक इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, वो क्या है? पहला तो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश इन 1966। ध्यान रखेंगे 1966 में इस बैंक को बनाया गया। राइट नाउ इसकी मेंबर्स कंट्री की बात करें तो 68 मेंबर्स कंट्री आती है, जिसमें इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ध्यान रखेंगे 49 कंट्रीज जो हैं वो एशियन कंट्री हैं, और पैसिफिक नेशंस, ठीक है, और आउटसाइडर्स की बात करें तो 19 कंट्रीज इसके अंदर आती है। क्लियर? इसका एम क्या है भाई? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है एशिया एंड पैसिफिक रीजन के अंदर। क्लियर? ये आपसे पूछा जा सकता है, एम या टारगेट पूछे जाते हैं। 31 दिसंबर 2019 तक का यदि मैं एडीबी के 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स की मैं बात करूं, तो इसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग यदि किसी देश की है तो यहां पे देखिए जापान एंड यूनाइटेड स्टेट की यदि हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ईच विद द 15.6% ऑफ द टोटल शेयर्स। क्लियर? यहां पे सेकंड सबसे बड़ी दावेदारी यदि किसी की है तो वो चाइना की है, रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%। और इंडिया की कितने परसेंट है शेयर होल्डिंग है इसके अंदर? तो 6.3%। तो आपको इंडिया की शेयर होल्डिंग ध्यान रखनी है कि कितना ये कंट्रीब्यूट करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। ऑस्ट्रेलिया इसमें फोर्थ नंबर पे आता है 5.8% के साथ में, ये फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसका। कई बार मैंने वनडे एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं कि वेयर इज लोकेटेड हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर, है ना। चलिए अब आपके लिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि फिलीपींस की जो कैपिटल मनीला है वो किस चीज के ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर एडीबी अभी तो बताया आपने इस चीज के लिए ही जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडीबी के अलावा भी वो जाना जाता है एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वो जाना जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। फिलीपींस याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो भी मैं बता देता हूँ। स्टैटिक के अंदर 1960 की बात कर रहा हूं मैं। 1960 में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली जो रेवोल्यूशन हुई थी, फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, है ना। ध्यान से सुन लीजिए भाई, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि वर्ल्ड की पहली जो रेवोल्यूशन थी उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और ये 1960 के अंदर कराई गई थी। कौन थे इसके फादर वर्ल्ड में? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्होंने इस रेवोल्यूशन को किया था भाई, और इसीलिए फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और एग्रीकल्चर की फील्ड में जो सबसे बड़ा प्राइज होता है वो बोरलॉग प्राइज होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाने वाला इंटरनेशनल प्राइज इनमें से कौन सा है ना। तो बोरलॉग इंटरनेशनल प्राइज ये रिलेवेंट होता है एग्रीकल्चर प्राइस से।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और इन्होंने इसकी शुरुआत फिलीपींस से ही की थी। तो दुनिया की वो पहली कंट्री जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी वो फिलीपींस थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो मसासुगु असाकावा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। क्लियर? चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं हमारे अगले इंस्टीट्यूट की तरफ, जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक with a mission to improve social and economic outcomes in Asia। उसका क्या आउटकम था, उसका क्या फोकस था? वो कर रहा था एशिया प्लस पैसिफिक रीजन, लेकिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या है? इंप्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन दी एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर? नाम में ही एशिया लगा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉरी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं। ये कब आया था? तो एस्टैब्लिश बाय द AIIB आर्टिकल्स ऑफ द एग्रीमेंट, और ये आया था दिसंबर 2015 में। मल्टीलेटरल ट्रीटी के तहत इसको बनाया गया था। राइट नाउ इसकी बात करें तो इसमें 103 मेंबर हैं, ठीक है, लेकिन जब 2015 में इसको बनाया गया था तो लगभग 57 कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से या एग्रीमेंट के तहत इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर? बात करें इसके ऑपरेशन की, स्टैब्लिश जरूर 15 में हुआ है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग जो पूरी तरीके से स्टार्ट हुई थी वो जनवरी 2016 में, मतलब एक महीने बाद अगले साल 2016 में इसकी फंक्शनिंग को स्टार्ट किया गया। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? तो बीजिंग, कैपिटल ऑफ चाइना में इसका हेडक्वार्टर है ना। एडीबी बैंक का अभी जस्ट मैंने बताया मनीला फिलीपींस, लेकिन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो जिन लिक्यून इसके राइट नाउ प्रेसिडेंट हैं, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि हम अनक्लॉज के राइट्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भाई अभी आप लोगों ने देखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में किस तरीके से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के फिशरमैन जो हैं वो क्या करते थे कि बाउंड्री को क्रॉस कर जाते थे। तो इसको लेकर के यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, है ना, अनक्लॉज के द्वारा भी, क्योंकि अनक्लॉज के नियम ये कहते हैं कि भाई ऑलरेडी उन कोस्टल कंट्रीज की बाउंड्री डिसाइड कर रखी है कि भाई कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक रहेगा, तो फिर आपको उसे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। क्या कहा गया है? अनक्लॉज क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए भाई। अनक्लॉज क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, है ना, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये काम करता है। कब आया था? ये साइंड हुआ था 10 दिसंबर 1982 में। चलिए यहां पे अब आपके लिए एक और क्वेश्चन निकल करके आता है, आपको बताना है 10 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम एवरी ईयर। क्लियर? बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। लोकेशन की हम बात करें तो जो है मॉन्टेगो बे, जमाइका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? और इफेक्टिव कब हुआ? 2 साल बोल रहा हूँ, सॉरी, 16 नवंबर 1994 में ये इफेक्टिव में आया। राइट नाउ इसकी रेटिफिकेशन कंट्रीज जो है वो 16 है ना। सिग्नेटरी कंट्रीज की बात करें तो 157, और टोटल कंट्रीज की बात करें तो 168 मेंबर कंट्री इसके अंदर आती हैं। ये किसकी डिपॉजिटरी है? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये काम करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, मतलब ये 6 लैंग्वेज जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी क्या है, 6 लैंग्वेजेस है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले पेज की तरफ। क्या कहता है भाई? अनक्लॉज का नियम ये कहता है 1982 में इसको जाना जाता है लॉ ऑफ द सी के लिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी जो कंट्री है जो पानी से लगती है ना, या मैरीटाइम कंट्री है, तो उसमें कहा गया कि उसके कुछ लगभग 5 जोन होते हैं वाटर के अंदर, जिन्हें हम
क्या कहते हैं, उनके नाम अलग अलग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, है ना। इंटरनल वाटर एरिया, टेरिटोरियल सी, ठीक है, उसके बाद में कंटिजियस जोन कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, एंड हाई सी में बटा होता है। टोटल जो एरिया होता है वो किसी भी कंट्री का पानी में कितनी लेंथ तक होता है, कितना उसका एरिया होता है, समुद्र तक कितने तक उसका अधिकार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का उस समुद्र पर अधिकार होता है, राइट होता है। अब इसी को ही उन्होंने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक होता है इंटरनल वाटर एरिया, जिसमें बीचेस आ जाते हैं आपके सारे। फिर यहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका आ जाता है टेरिटोरियल सी आ जाता है। यहां से फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक आप जाएंगे तो कॉन्टिजियस जोन आ जाता है, क्लियर। और आपका जो टेरिटोरियल सी है और उससे लेकर के आने वाले 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और यहां पे आपकी बाउंड्री फिर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, और यहां से फिर अगला जोन लग जाता है जिसको हाई सी कहा जाता है ना। या फिर आपके साइड में या कोई नेबर कंट्री हो उसका एरिया लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। या फिर हम उसे बोलते हैं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो है उसे हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। और एक नॉटिकल माइल्स कितना होता है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। लगभग कुछ 1.85 किलोमीटर के आसपास में एक नॉटिकल माइल होता है ना। ये तो हुई बात समुद्र की लंबाई को आप कैसे नापते हैं, है ना, लेंथ की बात कर रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई को कैसे मापते हैं, तो उसे हम कहते हैं फैदम कहते हैं। भाई ध्यान रखेंगे, आप क्या कहते हैं, फैदम कहा जाता है। गहराई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, लेकिन आप वर्ड को ध्यान से सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ फैदम की, है ना। समुद्र की गहराई को किस में मापा जाता है, तो फैदम में। और लेंथ को किस में मापा जाता है, लंबाई को किस में मापा जाता है, तो नॉटिकल माइल्स में। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगले वाले पेज की तरफ कि क्या बोला गया है कि सरकार के द्वारा या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं या कुछ रिकमेंड किए गए हैं कुछ नाम। 11 एथलीट्स रिकमेंडेड फॉर द खेल रत्न अवार्ड। और वो भी कौन से खेल रत्न अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अब सारे नाम यहाँ पे मेंशन किए गए भाई, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन के नाम इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा 35 एथलीट्स ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। तो ये सारे अवार्ड्स के जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं खेल रत्न के बारे में। देखिए, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो अभी चर्चा में 2021 में आया। इससे पहले इस अवार्ड को किस नाम से जाना जाता था वो आपको यहाँ पे देखना है। इस अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के या अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका नया नाम मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर। इसमें जो प्राइज मनी है वो कितनी दी जाएगी, इसमें कैश दिया जाएगा, कैश प्राइज मनी दी जाएगी 25 लाख रुपए इसके अंदर दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ध्यान रखना है। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कौन है अभी करंट में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं। इससे पहले ये प्राइज मनी कितनी दी जाती थी, तो 7.5 लाख के आसपास में ये प्राइज मनी दी जाती थी। क्लियर। खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई है, तो 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी भाई। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, तो फर्स्ट रेसिपेंट वाज
जिनको हम जानते हैं चेस लेजेंड के नाम से, विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखना, ये पहले वो खिलाड़ी हैं, एथलीट बोलने जा रहा था मैं, ये पहले वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जाना जाता है वर्ल्ड चैंपियन इन चेस कैटेगरी में। तो 5 बार ये दुनिया के चैंपियन रह चुके हैं, है ना। तो विश्वनाथन आनंद को ये पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद काफी सारे लोगों को मिल चुका है, देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लाई, पुल्लेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बेबी जॉर्ज को मिल चुका है, मैरी कॉम को मिल चुका है, लास्ट 2020 में रानी रामपाल को दिया गया था। तो ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं राजीव गांधी खेल रत्न के तहत। लेकिन इस बार ये पहली बार चेंज हुआ है। अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, तो भाई मेजर ध्यानचंद ये खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। कौन थे भाई ध्यानचंद जी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉन एज दी विजार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है, मैजिशियन ऑफ दी हॉकी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। हॉकी प्लेयर रहे और इंटरनेशनल हॉकी फॉर्म भी इन्होंने खेला है, ठीक है। 1926, 1949 लगभग इन्होंने अपने करियर में 400 गोल्स किए हैं हॉकी में, ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें ध्यानचंद जी का जन्म जो है, ही वॉज बॉर्न इलाहाबाद, ठीक। और इन्होंने कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में, तो देख सकते हैं गोल्ड मेडल टीम स्पिरिट के अंदर, टीम स्पोर्ट्स के अंदर 1928, 1932 एंड 1936, ये 3 ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। खेल रत्न अवार्ड, कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन दी स्पोर्ट्स इज नॉन एज दी ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है दिल्ली के अंदर जिसका नाम है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसको 2002 के अंदर बनाया गया, क्लियर। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी यानी 29 अगस्त को एवरी ईयर हम एक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, है ना। या फिर एस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी एनिवर्सरी या किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, क्लियर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से प्राइज हैं जिनको दिया जाता है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस ओकेशन को ऑनर करते हैं और काफ़ी सारे एथलीट्स को ये प्राइज दिए जाते हैं। उनमें कुछ प्राइज हैं खेल रत्न, अब इसका नया नाम क्या हो गया है, तो ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न हो गया है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है एंड ध्यानचंद अवार्ड अब नए नाम से आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये है जानकारी खेल रत्न के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही, ठीक है। इसके बाद में हम अगले एनालिसिस में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।